नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखेंगे आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पेपर 2 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक या फिर उसमें 30 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे हम। यह आपका रहेगा 10 जनवरी 2022 का ये पेपर रहेगा, ऑनलाइन शिफ्ट का पेपर रहेगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? आपको प्रश्न क्या कह रहा है कि विकास का वह कौन सा सिद्धांत है जो बताता है हमें कि शरीर के विभिन्न अंग जो है अलग अलग दर से विकसित होते हैं, यानी अलग अलग रेट से आपका जो है डेवलपमेंट होता है। शीर्षगामी, यहाँ पे हो जाएगा आपका समीप दुराभिमुखी सिद्धांत हो जाएगा, समीप हो जाएगा, ये आपका समीप हो जाएगा, यहाँ पे समीप हो जाएगा, ये समीप दुराभिमुखी सिद्धांत, पदानुक्रमित एकीकरण का सिद्धांत, प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। ठीक है, आपको कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र जो होते हैं अलग अलग दरों से विकसित होते हैं? तो शीर्षगामी जो आपका सिद्धांत होता है ये तो कहता है कि आपका विकास जो होता है, सपोज यहाँ पे क्या है, एक बच्चा है तो उसका विकास कहाँ से होता है? सर से लेकर पाँव तक होता है। ये आपका शीर्षगामी जो है सिद्धांत कहता है। तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा। समीप दुराभिमुखी सिद्धांत भी आपका गलत हो जाएगा। पदानुक्रमित एकीकरण का सिद्धांत आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका कि प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। आपका जो आपकी स्वतंत्रता का सिद्धांत होता है वह यह कहता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, बच्चों के शारीरिक विकास जो होता है उसमें क्या होता है? चलिए देखते हैं हम ऑप्शन देखते हैं। जो बच्चों का शारीरिक विकास होता है वह कैसे कैसे होता है? में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है, कि जो बच्चों का विकास होता है उसमें केवल आपका जो मात्रात्मक परिवर्तन होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। केवल गुणात्मक परिवर्तन होता है, नहीं, आपका मात्रा भी होती है उसमें और गुण भी होते हैं, दोनों इस हिसाब से आपका जो है विकास होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। कि सटीकता से विकासात्मक प्रतिमानों से तुलना करके भविष्यवाणी की जा सकती है। ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि बच्चों का जो विकास होता है उसका हम सटीकता से उसका विकासात्मक प्रतिमानों से तुलना करना, तुलना आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। ये भी ऑप्शन थर्ड पे आपका गलत हो गया। चौथा कह रहा है कि एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों में विकास की दर अलग अलग होती है। बिल्कुल सही, ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाएगा कि बच्चे का जो विकास होता है एक निश्चित ऑर्डर में, यानी एक व्यवस्थित स्वरूप में चलता है आपका बच्चों का विकास। और इसमें क्या होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है और हर बच्चे का विकास अलग अलग दर से होता है। आपने देखा होगा कोई बच्चे क्या हो जाते हैं आपके, जिनके जल्दी डेवलप, कोई जल्दी बोल पाता है, ठीक है, कोई नहीं, देर से बोल पाता है, 4-5 साल तक बोल नहीं पाता। तो ये क्या होता है, विकास का दर भी हर बच्चे के लिए अलग अलग दर से होता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, विकासात्मक परिवर्तन। आपका विकासात्मक परिवर्तन क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। अत्यधिक अप्रत्याशित है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम, मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेजी से होता है, फिर एक पठार पर पहुंचकर रुक जाता है। कि आपका जो विकास, दूसरा कह रहा है कि आपका विकास तेजी से तो होता है, फिर उसके बाद एक जगह पे जाकर के जो है रुक जाता है। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका विकास जो होता है वह क्या होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। बच्चा जब जन्म लेता है और जब तक क्या है उसकी मृत्यु नहीं हुई तब तक उसका विकास होता रहता है, ठीक है। तो ये तो आपको गलत हो जाएगा। व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है, बिल्कुल सही, कि हर व्यक्ति में क्या है अलग अलग दरों से उसका विकास होता है, ये भी आपका सही है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र है, ये गलत हो जाएगा। आपका समाज और संस्कृति का प्रभाव भी आपके जो है विकास पे पड़ता है, और इसका मतलब जो आपका पहला भी आपका गलत हो गया, ठीक ठीक है। इस प्रकार से आप जो है ऑप्शन को कैंसिल कर सकते हो। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है आपका विकास।
तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब आता है आपका अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसमें आपको ढूंढना पड़ता है कि अभिकथन क्या होता है, उसका कारण सही है या गलत है, दोनों आपको बताना पड़ता है। अभिकथन क्या कह रहा है कि बच्चे स्कूलों में अकादमिक संप्रदायों के अलावा मूल्य व धारणाएं भी सीखते हैं। बिल्कुल सही। बच्चे क्या है, एकेडमिक संप्रदाय यानी बच्चे जो है पढ़ाई के साथ साथ कुछ जो है उनके नैतिक मूल्य या फिर धारणाएं भी सीखते हैं। बिल्कुल ये सही है आपका, ये आपका सही कह रहा है। कारण क्या है कि स्कूल समाजीकरण की एक द्वितीयक परंतु महत्वपूर्ण संस्था है। बिल्कुल सही। आपका जहाँ पे भी आ जाएगा स्कूल जो होता है आपका, वह क्या होता है, समाजीकरण का एक क्या होता है, द्वितीय सिद्धांत होता है। बिल्कुल सही। द्वितीय एजेंट के रूप में आपका काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्कूल समाजीकरण की एक द्वितीयक परंतु महत्वपूर्ण संस्था है। बिल्कुल सही। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपका प्रथम जो आपका समाजीकरण का एजेंट होता है वह कौन होता है, तो वह होता है आपका परिवार। ये भी आपको ध्यान में रखना है। परिवार जो होता है वह आपका समाजीकरण का पहला एजेंट होता है। जहाँ बच्चा सबसे पहले जो अपना समाज जो होता है उसका, वह उसका परिवार होता है, वह अपने परिवार के साथ घुलता मिलता है। तो उसका जो पहला जो उसका समाजीकरण का जो एजेंट होता है वह होता है उसका परिवार। और द्वितीय में आते हैं आपका स्कूल, उसके दोस्त हो गए। ठीक है, ये आपका आता है द्वितीय एजेंट में। तो इसमें आपका अभिकथन भी सही है और उसका कारण भी सही है। तो आपका जो है अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। ठीक है, तो चलिए अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। जब बच्चे छोटी जब कोई छोटी बच्ची ऊंट को पहली बार देखती है तो वह उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। प्याजे के सिद्धांत में यह किसका उदाहरण है? ठीक है, कि एक बच्ची ने क्या है ऊंट देखा और उसने क्या देखा कि अगर ऊंट की पीठ जो है उसने वो सोचा कि उसने सबसे पहले, इसका मतलब क्या हुआ, बच्ची ने जो है सबसे पहले घोड़ा देखा। बच्ची ने अपने माइंड में घोड़ा देख रखा था पहले से। तो फिर उसने क्या है इमेजिन किया कि यह क्या हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, लेकिन इसकी पीठ क्या है, ऊंची पीठ है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या है, एक ऊंची पीठ वाला एक क्या है घोड़ा है। ये आपका जो है बच्ची ने सोचा। ठीक है, तो प्याजे के अनुसार यह सिद्धांत किसका है? ठीक है, संरक्षण का है, केंद्रीकरण का है, जीववाद का है, या फिर समावेशन का है? संरक्षण क्या होता है? संरक्षण, जैसे संरक्षण आपने पढ़ा होगा प्याजे की थ्योरी में। संरक्षण जो होता है ये आपकी तीसरी अवस्था में आता है। सपोज मैंने इसमें पानी डाला यहाँ पे, तो बच्चा क्या करता है, सपोज ये पानी मैंने इसमें खाली किया तो इसका लेवल घट गया, तो बच्चा सोचता है कि इसमें क्या है, इस वाले पहले वाले में ज़्यादा पानी है और इसमें कम पानी है। इस वो समझना अगर बच्चा शुरू कर देता है उसे हम बोलते हैं संरक्षण। केंद्रीकरण भी आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे, सेंट्रेशन बोलते हैं इसे हम। यानी बच्चा अपना क्या है, विचार जो होता है एक ही विचार पे रहता है, आपको उसको केंद्रीकरण बोलते हैं। जीववाद क्या होता है? यहाँ पे जीववाद वैसे गलत हो जाएगा आपका, संरक्षण भी गलत है आपका। आपका सही आंसर हो जाएगा समावेशन। समावेशन की जो होता है यहाँ पे बच्चा क्या दिखा रहा है, समावेशन दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जीववाद क्या होता है। जीववाद होता है कि सपोज हमें एक, जीववाद मतलब होता है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आपका एनिमिज्म बोलते हैं उसको, एनिमिज्म बोलते हैं। यानी बच्चा सोचता है कि जो आपकी निर्जीव वस्तुएं होती है उनमें भी आपकी क्या है, जान होती है। सपोज आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा रहता है, सपोज बच्चा गिर गया है तो उसके, अब वो रो रहा है, तो उसके मम्मी पापा क्या करते हैं कि उस ज़मीन को मारते हैं। तो बच्चा क्या होता है, बच्चा सोचता है कि ज़मीन ने मुझे गिराया और तो मेरे माता पिता जो है वह ज़मीन को मार रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ज़मीन में भी क्या है, प्राण है। ठीक है, तो ये दिखाता है आपका जीववाद। तो यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा समावेशन, कि बच्ची जो है उसने क्या है, समावेशन जो आपकी प्रक्रिया होती है उसमें बच्ची ने क्या देखा कि उसने एक घोड़ा देख रखा था पहले से। तो उसने क्या सोचा कि चार पैर वाला अगर कोई भी एक जानवर होगा तो वह क्या होगा, घोड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे ऊँट जो है उसकी पीठ ऊँची है, तो उसने सोचा कि यह क्या है, एक जो है चार जो होता है ऊंची पीठ वाला एक घोड़ा है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं समावेशन। आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्याजे द्वारा दिया गया चरण और विशेषता का सही युग्म है? ठीक है, आपको बताना है प्याजे के अनुसार चरण और उसके जो होता है युग्म।
चरण है आपका अमूर्त संक्रात्मक अवस्था, जो कि आपकी कौन-सी अवस्था होती है? आपकी होती है लास्ट चौथी अवस्था होती है आपकी अमूर्त संक्रात्मक, और इसमें आपकी विशेषता दी गई है कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच, कि इस अवस्था में जो है बच्चा में आपके निगमन जो होता है तर्क करना शुरू कर देता है। ये आपका बिल्कुल सही है। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है? ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत, ये भी आपका गलत। पहले ही उत्तर आपको जो है सही मिल गया कि आपका अमूर्त संक्रात्मक अवस्था जो आपकी चौथी अवस्था होती है, उसकी ये विशेषता होती है कि बच्चा जो होता है, वह क्या होता है, निगमन तर्क जो होता है, निगमन तर्क करना शुरू कर देता है। निगमन क्या होता है आपका? एक होता है आगमन, एक होता है निगमन। आगमन जो होता है उदाहरण से नियम की ओर, निगमन में होता है बच्चा जो होता है नियम नियम से उदाहरण की ओर चलना शुरू कर देता है, ठीक है? तो इसमें क्या है, नियमनात्मक तर्क बच्चे में, यानी वो पहले नियम बनाना सोच, यानी उसकी तर्क शक्ति बहुत ही एक हाई लेवल पे पहुंच जाती है, इसका कहने का मतलब है। तो ये कौन सी अवस्था में होती है? ये होती है आपकी अमूर्त संक्रात्मक अवस्था में, ठीक है? और ये अवस्था जो होती है, ये कितनी साल तक की होती है? 13 से ऊपर अवस्था में होती है। आपको इनके वर्ष भी याद रखना है। तो पहला उत्तर आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे जैसे भाषा क्या कहलाते हैं, ठीक है? अब लेव वाइगोत्स्की के बारे में आपको पता होगा कि वाइगोत्स्की ने कौन सा आपका सिद्धांत दिया है। वाइगोत्स्की ने दिया आपका सामाजिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक और भाषा का सिद्धांत दिया है। भाषा पे भी आपको वाइगोत्स्की बल देते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा, ठीक है? जहाँ पे भी आपको समाज दिखेगा, संस्कृति दिखेगी या फिर भाषा दिखेगी, आपको बिना सोचे समझे क्या है उस ऑप्शन को टिक कर देना है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। किसके केस में? वाइगोत्स्की के केस में। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपके कैलकुलेटर कंप्यूटर होते हैं, इसको हम क्या होते हैं, अपनी जो है शिक्षण पद्धति में यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, आलंकारिक सामग्री होती है, सांस्कृतिक उपकरण होता है, अवधारणा मानचित्र होता है, या फिर स्मृति सहायक होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सांस्कृतिक उपकरण है। मैंने बोला जहाँ पे भी संस्कृति आएगा आपका, वो आपका प्याजे से रिलेटेड हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्याजे के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में एक शिक्षिका की क्या विशेषता होगी, ठीक है? अब प्याजे के अनुसार एक शिक्षिका, सपोज आप भी शिक्षक बनने वाले हो, ठीक है? तो आपकी क्या विशेषता होगी? गतिशीलता होगी, लचीलापन होगा, उपदेशक होंगे, या फिर ज्ञान का संवाहक होंगे? तो इसमें वो कह रहा है कि गतिशीलता होगी, बिल्कुल सही। लचीलापन भी होगा, आपको कठोर नहीं होना है, आपको लचीला होना है, बिल्कुल सही। उपदेशक, यानी आपको उपदेश देने वाला होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ज्ञान का संवाहक, यानी ज्ञान को देने वाला, बिल्कुल सही। तो पहला, दूसरा और चौथा आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी आपका ये डी वाला लास्ट ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछ रहा है आपका, नौवां प्रश्न है आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा की क्या विशेषता होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। कि सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए है, जहाँ पे भी आपका केवल आ जाएगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बैठने की व्यवस्था तय है, बिल्कुल गलत, प्रगतिशील कक्षा नहीं। औपचारिक परीक्षा के माध्यम से वर्ष के अंत में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। औपचारिक परीक्षा, औपचारिक परीक्षा क्या होती है आपकी? एक होती है अनौपचारिक, एक होता है औपचारिक। यानी केवल औपचारिक होती है, केवल फॉर्मेलिटी के लिए आप जो है, केवल नंबर के लिए बच्चों का क्या है, आप परीक्षण कर रहे हो, आकलन कर रहे हो। और फिर यहाँ कह रहा है कि जो आपका कह रहा है के माध्यम से वर्ष के अंत में आप केवल और केवल बच्चों का मूल्यांकन कब कर रहे हो, और वर्ष के अंत में कर रहे हो, ठीक है? तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। ये भी चौथा और एकमात्र ऑप्शन आपका बचता है कि शिक्षिका बच्चों को अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए सीखने के अवसर प्रदान कर रही है। आप एक शिक्षक हैं, तो आपको क्या है, बच्चों के लिए क्या है, सीखने के अवसर प्रदान करने हैं। तो ऑप्शन जो है फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा।
कि शिक्षिका बच्चों को अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए सीखने के अवसर प्रदान कर रही है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है। स्वर्णिम नियम जिसमें व्यक्ति कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर दूसरों की स्वीकृति बनाए रखना चाहता है। यानी ये आपको पूछा गया है नैतिक तर्क जो आपका जो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट और हिंदी में बोलते हैं नैतिक तर्क का सिद्धांत जो कि आपका दिया था कोहलबर्ग ने। इन्होंने आपके 6 चरण बताए थे। तो उसी में बोल रहा है ऐसा वह कौन सा स्तर है जहाँ पे जो बालक जो होता है दूसरों की स्वीकृति बनाए रखना चाहता है। ठीक है, कि बच्चा क्या है दूसरों के नज़र में क्या है अच्छा बनना चाहता है। ठीक है, तो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास क्या होता है कि सजा से बच्चा जो है बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है। तो ये तो नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा था कि दूसरों की स्वीकृति बनाए रखने के लिए, यानी दूसरे को अच्छा लगना चाहिए, दूसरे को सामने अच्छा बनना चाहिए। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास नहीं, ये क्या है तो समाज के जो नियम होते हैं उनको फॉलो करने के लिए होता है, ये भी गलत हो जाएगा। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने के लिए वह क्या होता है दूसरों की स्वीकृति बनाए रखना चाहता है। बिल्कुल सही, ताकि वह क्या है दूसरों की नज़र में क्या है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बन सके। तो आपका जो है ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना कोहलबर्ग के जो 6 चरण हैं उनको भी आपको पढ़ना है। अगला आता है आपका हावर्ड गार्डनर जो है। हावर्ड गार्डनर ने बुद्धिमत्ता को इकाई गुण के रूप में प्रस्तावित किया है। यानी जो आपकी बुद्धि होती है उसको हावर्ड गार्डनर ने इकाई गुण यानी कि एक ही इकाई गुण क्या होता है कि एक ही प्रकार की बुद्धि। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। एक ही प्रकार की बुद्धि किसने कही थी आपकी, वो कही थी आपकी एल्फ्रेड बिने ने। आपको याद रखना है, ये भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक ही प्रकार की बुद्धि के बारे में कौन कहता है। तो वो कहता है आपकी एल्फ्रेड बिने। तो ये तो गलत हो जाएगा। बुद्धि को 2 कारकों में विभाजित किया, सामान्य और विशिष्ट। ये भी गलत हो जाएगा। आपको बुद्धि के जो 2 कारक हैं उसमें किसने बांटा था आपका, वो बांटा था आपका जो आपके होते हैं चार्ल्स स्पेयरमैन थे वो। बिल्कुल आपके चार्ल्स स्पेयरमैन थे, उन्होंने बुद्धि को 2 भागों में बांटा जो कि था सामान्य और विशिष्ट। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। बुद्धि गुणों को 3 आयामों संक्राएं सामग्री व उत्पादों के आधार पर वर्गीकृत किया। ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पे 3 आयाम नहीं थे उनके। उन्होंने आपकी बताई थी 8 प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत आपका हावर्ड गार्डनर ने दिया था कि एक प्रकार की नहीं, 2 प्रकार की नहीं, 3 प्रकार की नहीं, बल्कि क्या है अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। तो ऑप्शन 4 कह रहा है कि तर्क दिया कि बुद्धि कई अलग अलग प्रकार की होती है। बिल्कुल सही। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि हावर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि दी है तो ये होती है 8 प्रकार की बुद्धि आपकी बताई गई है हावर्ड गार्डनर ने। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लड़कियां भाषा में अच्छा प्रदर्शन करेंगी परंतु गणित विज्ञान में खराब। यह अवधारणा क्या दर्शाती है कि ये क्या है एक अवधारणा चल रही है कि लड़कियां जो होती हैं वह क्या है भाषा में केवल और केवल भाषा में अच्छी होती है और वो उनसे क्या है गणित सॉल्व नहीं होता है। तो ये आपका जेंडर समता, असमता, अस्तित्व या फिर जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता को हम बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। इंग्लिश में इसे हम क्या बोलेंगे स्टीरियोटाइप बोलेंगे हम इसे। ठीक है, यानी आप क्या होते हैं एक ही जेंडर को क्या है प्रेफरेंस देते हो। यानी नहीं, ये आपका जेंडर स्टीरियोटाइप होता है कि जहाँ पे क्या होता है कि आप की जो पहले से चल रही अवधारणा है उसी पर आप बल देते हो कि क्या है सपोज पिंक कलर जो होता है वो लड़कियों का होता है और जो नीला कलर होता है वो लड़कों का होता है। ठीक है, ये आपकी क्या है रूढ़िवादिता चल रही है कि लड़के जो है पिंक कलर नहीं पहन सकते, गुलाबी कलर नहीं पहन सकते। तो ये एक रूढ़िवादिता चल रही है। तो यहाँ पे भी क्या है कि लड़कियाँ जो होती हैं भाषा में तो अच्छा प्रदर्शन करती हैं लेकिन गणित में उनकी जो है गणित खराब होती है। तो ये क्या है एक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है विविध भाषा व जाति से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में क्या महत्वपूर्ण है।
आपके जो विविध भाषा के परिवेश से आने वाले विद्यार्थी आएँगे आपकी कक्षा में, तो आपको क्या करना चाहिए कि यह समझना कि भिन्नताएँ बच्चों में कमियाँ हैं तथा उन्हें तुरंत संशोधित करना चाहिए कि जो विविधता होती है बच्चों में, भिन्नताएँ अलग-अलग भिन्नताएँ होती हैं, कमियाँ हैं बच्चों की, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बच्चों में हमें कमी नहीं निकालनी है। दूसरा कह रहा है कि यह समझना कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है तथा ऐसी गतिविधियों की योजना बनाना चाहिए जो उन्हें अपनी गति से प्रगति करने में मदद करे। बिल्कुल सही कि यह समझना चाहिए कि सभी बच्चे में सीखने की क्षमता है, बिल्कुल सही। और हमें क्या है उनके लिए एक योजना बनानी चाहिए, बिल्कुल सही। ये ऑप्शन आपका सही है। सभी बच्चों को समान सीखने की शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि सभी एक ही गति से चलें। यहाँ पे प्रोत्साहित करना आपका सही है, लेकिन बाद में कह रहा है कि एक ही गति से चलें, गलत हो जाएगा आपका। अर्थपूर्ण सीखने को सुसंगत करने के लिए बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करें, यानी बच्चों में क्या है कॉम्पिटिशन करना है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर कौन-सा हो जाएगा कि अगर 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 आपकी कक्षा में जो है विविध भाषा व जाति वाले विद्यार्थी हैं, तो आप क्या करेंगे, जो है उनको क्या है, एक ऐसी गतिविधियाँ बनाएँगे, जो उनकी प्रगति में मदद करेगी, उनके सीखने की क्षमता को बढ़ावा देंगे, उनको समझना चाहिए आपको, ठीक है? उनको नकारना नहीं चाहिए, तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों का मूल्यांकन। अब मूल्यांकन से आपका प्रश्न आ गया कि बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? केवल केवल जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत विद्यार्थियों के मूल्यांकन के सबूत प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत। का उद्देश्य बच्चों की तुलना तुलना करना, गलत। निष्पक्ष पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा केवल साल के अंत में ही किया जाना चाहिए। पेपर पेंसिल टेस्ट जहाँ पे भी आएगा गलत हो जाएगा, और केवल भी आ गया तो ये भी आपका गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ कि गतिक होना चाहिए। उन कौशलों की पहचान करने के लिए जो बच्चों में मौजूद है और सीखने के वह कौशल जिनमें उसकी क्षमता है, बिल्कुल सही। ऐसा आपका मूल्यांकन होना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 प्रश्न है कि सवाल पूछने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि अगर बच्चे सवाल पूछ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि कक्षा में प्रश्न पूछने का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को जांचना है कि आप बच्चों को प्रश्न पूछ रहे हैं। आप एक शिक्षक हैं, आप बच्चों को प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसका उद्देश्य यह है कि बच्चों को आप क्या है उनकी जांच कर रहे हो, ये तो गलत हो जाएगा। कक्षा में केवल शिक्षक ही प्रश्न पूछ सकते हैं, कि आपकी कक्षा में केवल जो है शिक्षक प्रश्न पूछ सकते हैं, गलत हो जाएगा। जानकारी व समझ पर आधारित प्रश्नों को प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय अनुपयोग व विश्लेषण पर। यानी आपको जो जानकारी वाले प्रश्न होते हैं उनको ही अपनी कक्षा में डालना चाहिए और उनका प्रयोग नहीं सिखाना चाहिए, तो ये भी आपका गलत है। चौथा कह रहा है कि शिक्षक को कक्षा में प्रश्न पूछकर संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना चाहिए जिससे सीखने को सुसाधित किया जा सके। यहाँ पे क्या है, अब आप सब आपका ऑप्शन जो कह रहा है कि संज्ञानात्मक द्वंद्व, और आप सोचेंगे गलत है। नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों में क्या है संज्ञानात्मक द्वंद्व, यानी होता है बच्चा क्या है उस प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा सोच सके, उसके मन में हो कि यह प्रश्न कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है? ये आपका संज्ञानात्मक द्वंद्व कहलाया जाता है। तो ये आपका क्या कह रहा है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछकर संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना चाहिए जिससे कि सीखने को सुसाधित किया जा सके, बिल्कुल सही। ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा के दर्शन का आधार है? समावेशी शिक्षा क्या होती है? ऐसी शिक्षा, ऐसी क्लास जहाँ पे कि आपकी जो होती है उस क्लास में हर बच्चा हो, चाहे वो एवरेज बच्चा हो, चाहे वो दिव्यांग बच्चा हो, चाहे जिसे दिख भी नहीं रहा हो या फिर कोई चल नहीं पा रहा हो, हर प्रकार का बच्चा आपकी उस कक्षा में होगा, उसे हम बोलते हैं समावेशी कक्षा, ठीक है? तो भेदभाव के आधार पर हो, गलत। समता के आधार पर, यानी सब में क्या है समान भावना हो, बिल्कुल सही। नामीकरण नहीं, रूढ़िवादिता तो गलत हो जाएगा आपका। कि समावेशी शिक्षा क्या होती है? जहाँ पे समता, समता यानी सब में क्या हो, समान समान भाव हो सबके साथ, ठीक है? समान भावना, हम शिक्षक होने के नाते क्या है समान भावना रखें हर बच्चे में, ठीक है? तो ऑप्शन जो है बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर किसी व्यक्ति के चलने फिरने और संतुलन और मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करती है? ये आपका विकार से प्रश्न आ गया। तो स्वलीनता, मस्तिष्क
पक्षाघात, यहाँ पे हो जाएगा पठन वैकल्य है आपका, पठन वैकल्य यानी पढ़ने से रिलेटेड जो आपकी बीमारी होती है जिसे हम डिस्लेक्सिया बोलते हैं, या फिर वाक बाधिता, वाक बाधिता, ठीक है। तो आपका कह रहा है कि स्वलीनता होगा कि किसी व्यक्ति के चलने फिरने और संतुलन और मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित कौन करता है आपका, कि व्यक्ति क्या है चल नहीं पा रहा है, उसका बॉडी का क्या है संतुलन नहीं बना पा रहा है। और स्वलीनता गलत हो जाएगा, क्योंकि स्वलीनता क्या होती है, स्वलीनता एक ऐसी आपका अधिगम विकार होता है जिसमें बच्चा क्या है घुलता मिलता नहीं है। स्वलीनता यानी अपने में ही लीन, आपको याद रखना है। बच्चा क्या है घुलता मिलता नहीं, समाज से दूर रहता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। मस्तिष्क पक्षाघात बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन जो है सेकंड आपका सही हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं मस्तिष्क पक्षाघात। पठन वैकल्य गलत हो जाएगा कि पढ़ने से रिलेटेड जो डिस्लेक्सिया होता है। वाक जो बाधिता होती है ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए। आपको पूछा कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता, ऐसे बच्चे जिनको क्या है अधिगम से रिलेटेड अक्षमता है, उसको क्या है आप एक शिक्षक है उनको अपनी कक्षा में शामिल करने के लिए क्या करना चाहिए, लंबे कार्यों को यथोचित छोटे खंडों में बांटना चाहिए। यानी जो आपके लंबे कार्य होते हैं, लंबे कोई पाठ हो गया, कोई कार्य होगा, उसको छोटे में बांटना। उपयोग में आने वाली रणनीतियों के संकेत प्रदान करना, उन्हें हम संकेत प्रदान करेंगे। नियमित गुणवत्तापूर्ण प्रतिपुष्टि प्रदान करना। और ऑप्शन फोर्थ कह रहा है आपका कि कार्य पूरा करने की कठोर समय सीमा निर्धारित करना, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया है किससे बचना चाहिए, यानी आपको क्या है गलत ढूंढना है कि गलत कौन सा होना चाहिए। और पहला कह रहे हैं कि लंबे कार्यों को छोटे खंडों में बांटना, बिल्कुल सही, ये आपका सही है। उपयोग में आने वाली रणनीतियों के संकेत प्रदान करना, बिल्कुल सही, ये भी सही है। नियमित गुणवत्तापूर्ण प्रतिपुष्टि प्रदान करना, बिल्कुल सही। कठोर समय सीमा निर्धारित करना, बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे कि कठोर कार्य देंगे आप उनको, ये गलत हो जाएगा। और हमें क्या है यही पूछा गया था कि किससे बचना चाहिए आपको, तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा कि कठोर समय सीमा निर्धारित करना उन बच्चों के लिए जो उनके क्या है अक्षमता है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आपका 2009 था के अंतर्गत निजी स्कूलों में अधिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये आपसे पूछा गया है। जो आपका आरटीई है उसने जो है कमजोर वर्ग के जो विद्यार्थी होते हैं उनको शामिल क्यों किया था। और एक प्रश्न आपका बन सकता है कि आरटीई जो है वो कब आपका लागू हुआ था, वो हुआ था आपका 2009 में, पेपर 1 में आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका कह रहा है कि शिक्षकों पर अतिरिक्त जो है काम हो जाएगा, यहाँ पे काम का बोझ डालना, शिक्षकों पर अतिरिक्त कम सॉरी यहाँ पे कम ही हो जाएगा आपका, शिक्षकों पर अतिरिक्त कम का बोझ डालना। यानी आपको पूछा गया है इस आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को क्यों शामिल किया गया है, कि ताकि शिक्षकों का बोझ कम हो सके, ये तो आपका गलत है। शिक्षा में असमानता को कायम करना, असमानता नहीं समानता लानी है हमें, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सामाजिक स्तरीकरण को कम करना, कि जो समाज में आपकी चल रही है भेदभाव उसे कम करना, बिल्कुल सही। इसलिए हमें क्या है उन बच्चों को कमजोर जो वर्ग के बच्चे उनको भी अपने कक्षा में शामिल करना चाहिए, स्कूल में शामिल करना चाहिए। सामाजिक आर्थिक वर्गों से संबंधित रूढ़ियों को मजबूत करना, कि जो आपकी रूढ़िवादिता चल रही हैं उन बच्चों से रिलेटेड जो आपके आर्थिक वर्गों से कमजोर बच्चे हैं उनके लिए क्या है संबंधित रूढ़िवादिता को मजबूत करना, मजबूत करना भी आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका कि सामाजिक स्तरीकरण को कम करना, ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई निर्देश विशेषताओं वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है, ठीक है। विशेषता वाले विद्यार्थियों का, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वह क्या होता है कि स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए जगह दें उन्हें, बिल्कुल सही। कि आपके जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उन्हें क्या है आप स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए जगह दें, बिल्कुल सही। आत्म केंद्रित जो होते हैं वो होते हैं आपके, ये संवेदी हो जाएगा यहाँ पे, संवेदी हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक हो गया, संवेदी अधिभार बढ़ाएंगे उन पे, ये तो गलत हो जाएगा। पठन वैकल्य लंबे निबंध लेखन पर आधारित, यानी जिसको पढ़ने से रिलेटेड दिक्कत हो रही है उसे आप लिखने जो है लंबे निबंध लिखने के लिए बोलेंगे, ये भी गलत हो जाएगा।
श्रवणबाधिता जो बच्चा देख नहीं पा रहा है उसको क्या बोलेंगे, उपशीर्षक के बिना चलचित्र दिखाएंगे। कि क्या है, उसे चित्र दिखा रहे हैं हम, केवल बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा और ऊपर से हम उसे चित्र दिखा रहे हैं केवल, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको क्या है, स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए एक जगह देंगे, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका अभिकथन और तर्क का प्रश्न फिर से आ गया। अभिकथन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं अब हम। एक शिक्षिका अपनी छठी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ सार्थक कक्षा चर्चा करने के लिए मानदंडों और नियमों पर चर्चा करती है। यहाँ पे कह रही है कि जो है छठी कक्षा की जो शिक्षिका है वह बच्चों के लिए क्या है, चर्चा करने के लिए कक्षा में मानदंडों और नियमों का पर चर्चा कर रही है। चर्चा करना आपका सही माना जाता है, तो अभिकथन आपका सही है। तर्क क्या कह रहा है कि शिक्षकों को हमेशा कक्षा में नियंत्रण रखना चाहिए और विद्यार्थियों से परामर्श किए बिना कक्षा के नियमों को निर्देशित करना चाहिए। कि शिक्षकों को हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए, बिल्कुल गलत। और विद्यार्थियों से परामर्श के बिना कक्षा में नियम को निर्देशित करना चाहिए, बिल्कुल गलत। तो आपको ये गलत हो जाएगा कि शिक्षक को हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए कक्षा में, गलत हो जाएगा। तो इसमें अभिकथन सही है, लेकिन उसका कारण क्या है, गलत है। अभिकथन सही है, उसका कारण गलत है, इसका मतलब अभिकथन सही है, उसका कारण गलत है। थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में सीखना गैर प्रासंगिक है। शिक्षक कक्षा और विद्यार्थियों के सीखने पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, गलत हो जाएगा ये। विद्यार्थी एक दूसरे और शिक्षकों के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही। आकलन योगात्मक और मानकीकृत, मानकीकृत जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। योगात्मक भी गलत हो जाएगा। योगात्मक क्या होता है कि आप क्या है, जो मूल्यांकन आकलन कर रहे हो वो क्या, योगात्मक क्या होता है, केवल आप योगात्मक आकलन वो आकलन होता है जो आप केवल लास्ट में करते हो, जो आपकी परीक्षा एंड सेशन होता है, वहाँ पे आप क्या है, केवल नंबर के लिए, ग्रेड के लिए आप बच्चे का आकलन करते हो, उसे हम बोलते हैं आपका योगात्मक आकलन। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और सीखना गैर प्रासंगिक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा है आपका, थर्ड हो जाएगा, कि विद्यार्थी एक दूसरे और शिक्षकों के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपसे पूछा गया है। सही है आपको पूछना है। 2020 एनईपी जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 2020 के अनुसार सभी स्तर पर एक भाषावाद का अभ्यास किया जाना चाहिए। यानी आपको हर स्तर पर, आपकी प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, और हर स्तर पर एक ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। रटकर सीखना, रटकर सीखना गलत हो जाएगा। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को हतोत्साहित करना, बच्चों को क्या है, हतोत्साहित करना है, गलत हो जाएगा। तो एक ऑप्शन बचता है कि शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। बिल्कुल आपको क्या है कि लचीलापन, आपको जो अपनी व्यवस्था होती है, आपकी शिक्षक जो व्यवस्था होती है उसमें क्या है कि लचीलापन को आपको डालना है, कठोर नहीं होना आपको। ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा, ये कहती है आपकी एनईपी 2020। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। फिर से आपका आ गया अभिकथन और तर्क का प्रश्न। अब आपके जो है अभिकथन और तर्क के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये आपका 2022 ऑनलाइन शिफ्ट का पेपर है, पेपर 2 का प्रश्न, पेपर 2 है ये। और इसमें हमने देखा है कि अभी तक क्या है, 3 जो आपके होते हैं, 3 बार आपके अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न होते हैं, उनको आपको ध्यान से याद रखना है। तो चलिए देखते हैं हम। अभिकथन क्या कह रहा है कि नया अधिगम पूर्ववर्ती तथ्यों की सूचनाओं पर आधारित होना चाहिए, जो बच्चे पहले से जानते हैं उससे संबंधित होना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि नया जो आपका ज्ञान दे रहे हो बच्चों को, नया अधिगम जो दे रहे हो वह उनके क्या है, पहले ज्ञान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल सही, ये आपका सही कह रहा है। बच्चे एक रेखीय तरीके से नहीं बल्कि चक्रीय ढंग से सीखते हैं। कि बच्चे क्या होता है, एक रेखा में नहीं सीखते हैं, वो क्या है, इस ढंग से सीखते हैं, चक्रीय जो है चक्रीय ढंग से सीखते हैं, बिल्कुल सही। तो आपका अभिकथन भी सही है और आपका उसका कारण भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका द्वारा शिक्षार्थियों को कक्षा में जो है, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक और की है, कक्षा चर्चा और अन्य जो होता है यहाँ पे, अन्य डैश गतिविधियों में भाग लेने से डैश करना चाहिए, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक और की है, कि विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा चर्चा और अन्य डैश गतिविधि में भाग लेने से डैश करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए आपको,
हतोत्साहित, हतोत्साहित आपका गलत हो जाएगा। बाकी है आपका संयोग और प्रोत्साहित करना चाहिए, अर्थहीन और प्रोत्साहित करना चाहिए। तो पहला मैंने बोला हतोत्साहित नहीं करना है, गलत हो जाएगा। तो इन दोनों में से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा कि अर्थहीन, अर्थहीन भी आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, संयोग करना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको जो है ऑप्शन कैंसिल करना आना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, हतोत्साहित आपके गलत हो जाएंगे, तो पहला और दूसरा आपका गलत हो गया। फिर अब हमने सोचा कि तीसरा और चौथा आपका सही होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है अर्थहीन, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो एक ही बचता आपका सहयोगात्मक होना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन जो है थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। बच्चे प्रमुखतः कैसे सोचते वो सीखते हैं। आपसे पूछा गया कि बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। सूचना के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, यानी बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय होने के बजाय निष्क्रिय होते हैं, गलत हो जाएगा। सजा के डर के कारण, बिल्कुल गलत। संसार में स्वतंत्र क्रियाएं करके जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया शामिल हो, कि बच्चे क्या है स्वयं करके सीखते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तेजन प्रतिक्रिया संघों का वर्णन करके, बिल्कुल गलत। एक ही ऑप्शन बचता है आपका थर्ड जो आपका सही है, कि संसार में स्वयं क्रियाएं करके जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया शामिल है। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, नहीं है आपसे पूछा गया, यानी आपको गलत ढूंढना है। बच्चों की अवधारणाएं उनके सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती हैं, बिल्कुल सही, पहला आपका सही है। बच्चों में दुनिया की समझ बनाने की क्षमता जन्मजात होती है और वे अपने आसपास की घटनाओं के कारण जो है बनाने की कोशिश करते हैं, कि उनमें क्या है जन्मजात क्षमता होती है अवधारणा बनाने की, बिल्कुल सही। तीसरा कह रहा है कि बच्चे तार्किक व बुद्धिमान नहीं होते हैं, तार्किक और बुद्धिमान नहीं होते और उनमें अर्थ बनाने की क्षमता नहीं होती है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। और हमें क्या है गलत ही पूछा गया, तो चौथा ऑप्शन की देखने की जरूरत भी नहीं है हमें। तो ऑप्शन थर्ड है आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या है गलत पूछा गया था। ठीक है, कि बच्चे तार्किक और बुद्धिमान नहीं होते, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। वह ज्ञान जो व्यक्तियों की अपनी सोच के बारे में और अपने खुद के सीखने के बारे में होता है क्या कहलाता है। संज्ञान, अधिसंज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान या फिर प्रतिक्रियात्मक ज्ञान। कि जो आपका व्यक्ति होता है वह अपनी सोच के बारे में, अपने खुद के बारे में समझ रखता है, उसे हम बोलते हैं अपना अधिसंज्ञान लेना। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा ये विद्यार्थियों को डैश हो जाएगा, विद्यार्थियों को डैश लक्ष्य तय करने के लिए तथा क्षमता को डैश रूप से देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये हो जाएगा आपका। कि विद्यार्थियों को डैश लक्ष्य तय करने के लिए तथा क्षमता को डैश रूप से देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि महारत उन्मुख, महारत उन्मुख, अहम संबंधित, अहम संबंधित। तो अहम संबंधित जो हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो दो ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए, फर्स्ट और सेकंड बचता आपका महारत उन्मुख होना चाहिए और स्थायी या फिर वार्षिक होना चाहिए। तो आपका स्थायी भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका सेकंड आपका सही हो जाएगा, कि विद्यार्थियों को महारत उन्मुख लक्ष्य तय करने के लिए तथा क्षमता जो होती है उनको वार्षिक रूप से देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप ऑप्शन कैंसिल कर सकते हो। अंतिम प्रश्न आपका, कि स्कूलों में बच्चों की असफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं। कि बच्चे क्या हैं आपके जो असफल हो रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है कि भय और उत्कंठा, कि बच्चों में भय पैदा है और इसलिए क्या है वह क्या है फेल हो रहे हैं, बिल्कुल सही। ऊब और उलझन, यानी बच्चे क्या है आप उनको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा रहे, उनमें क्या है बच्चे बोर हो जा रहे हैं, ऊब क्या होता है बोर होना, तो ये भी आपका सही है। अप्रासंगिक पाठ्य चर्चा, यानी आप जो है अपने सिलेबस से अकॉर्डिंग उनको उनके इस तरह से अकॉर्डिंग कुछ बाहर का पढ़ा रहे हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है। असंदर्भित शिक्षा शास्त्र, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब आपके चारों ऑप्शन ही आपके सही हैं यहाँ पे, कि बच्चों की असफलता का कारण जो होता है ये चार ऑप्शन होते हैं आपके। तो यानी आपका ऑप्शन डी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जो है बाल विकास के, और इन प्रश्नों को बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, और तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को।
आपको ये सीरीज़ देखने को मिलेगी। आपके पेपर 2 की जो होगी मैं आपको कंप्लीट प्रश्न कराऊँगा, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।